हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यार तो आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक मॉडल पेपर बताने वाला हूं और यह मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने खुद बनाया है और इसमें मैंने उसी प्रश्नों को रखा है जो कि प्रीवियस पेपर पूछे गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों को मैं ले रखा हूं इस मॉडल पेपर में। अगर इस मॉडल पेपर को मेरे प्यार अच्छे तरीके से आप रीड कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो 2027 बोर्ड एग्जाम में अगर आपका भी सपना है हिंदी में 95% मार्क्स लाने का, तो बिल्कुल आप लोगों का पूरा हो सकता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए मॉडल पेपर तैयार करके लेकर आया हूं और यह पेपर है 70 नंबर का। यह मॉडल पेपर कितने नंबर का है? 70 नंबर का है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। जैसे आप लोगों का रियल पेपर रहेगा, ओरिजिनल पेपर रहेगा, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे देने के लिए, तो उसमें भी सेम आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलने वाला है। और वहां पे भी वो पेपर आपको जो रहेगा वो भी 70 नंबर का है। ये भी मॉडल पेपर आप लोगों का 70 नंबर का ही बनाया गया है। कोड हमने इस बार रखा है 801 एचए कोड रहेगा। आप लोगों का अलग सा कोड रहेगा, जो रियल पेपर आएगा उसका कोड अलग रहेगा। ठीक है, यह मैं अपने मॉडल पेपर के हिसाब से कोड रखा हूं 801 एचए। सबसे पहला जो काम करना है आप लोगों को एग्जाम हॉल में, वो अनुक्रमांक और नाम आप लोगों को लिख लेना है। सही सही अनुक्रमांक और नाम यहां पे डाल लीजिएगा। और जैसे ही आप नीचे बढ़ोगे मेरे प्यारों, तो नीचे आप लोगों को निर्देश दिया गया है। निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। पहला निर्देश बोला यहां पे कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसका मतलब यह है कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे निर्देश को, कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में। सबसे पहले आएगा आप लोगों का खंड अ, इसके बाद आएगा आप लोगों का खंड ब। मेरे प्यारों, जो निर्देश आपके पेपर में रहेगा सेम टू सेम वही निर्देश मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूं, ताकि आप लोग यहीं से समझ लीजिए इस मॉडल पेपर से, ताकि वहां पे आप लोगों का समय बचे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कीजिएगा। तो यही बोला है कि यह पेपर 2 खंडों में आएगा, खंड अ में, इसके बाद खंड ब में। इसके बाद बोला है कि इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके ओएमआर उत्तर पत्र पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है। कहने का मतलब मेरे प्यारों चाहिए है कि खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। कितने? तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा और इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे करना होगा। आप नीले पेन का प्रयोग कीजिए या काले पेन का प्रयोग कीजिए रंगने के लिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। देखिए, जेल वाली पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जेल वाली पेन का इस्तेमाल करेंगे तो वही पेज आप लोगों का खराब हो जाएगा और वहां पे नंबर आप लोगों के काट लिए जाएंगे। तो इसलिए जेल वाली पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप डॉट पेन ले लीजिएगा, बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए पांचवा क्या बोला है? बोला है कि खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। अतः सभी प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास कीजिए और ओएमआर शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। इसका मतलब सिंपल मैं बताता हूं आप लोगों को। कह रहा है कि खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। एक जो प्रश्न रहेगा वो 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। मतलब टोटल आपके पास कितने प्रश्न आएंगे? 20। तो 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। कह रहा है कि एक बार जो उत्तर आप दोगे तो न तो काटना है न तो मिटाना है। एक बार जो उत्तर आप रंग देते हो उसको रंग देते हो, उसी तरह छोड़ दीजिए। इसके बाद बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है या वो प्रश्न 2 नंबर का है या वो प्रश्न 4 नंबर का है या वो प्रश्न 6 नंबर का। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा ना, उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद देखिए अगला निर्देश है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए और इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। खंड अ में तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था, खंड ब में वही आप लोगों का 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। इसके बाद अगला है कि खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता उस पर समय नष्ट मत कीजिए। कहने का मतलब है कि जो भी प्रश्न आप खंड ब का करोगे तो क्रम अनुसार करने का प्रयास कीजिएगा कि प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा, इस तरह। और कह रहा जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर समय नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। लास्ट में जब आपके पास समय बचेगा तो उस प्रश्न को कीजिएगा। लास्ट निर्देश है कि वर्णनात्मक प्रश्न को उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट, पठनीय लेखन पर विशेष ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न जिन्हें आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा, उनको जब आप कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप बेहतरीन तरीके से उसका लिखने का प्रयास कीजिए। पेपर देखिए, मेरा मॉडल पेपर यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले आएगा खंड अ और खंड अ में सबसे पहले दिखेगा आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितना बहुविकल्पीय प्रश्न है? वही आप लोगों का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा 20 नंबर के लिए। तो आप देख सकते हो कि पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं ले रखा हूं। पहला प्रश्न बोला है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब 4 ऑप्शन आपके पास है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है
चार ऑप्शन है, बताना है कि शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो शुक्ल युग के लेखक जो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वो शुक्ल युग के लेखक नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न भी देखिए, दूसरा प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ले रखा हूं। दूसरा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो पूस की रात की कहानी के लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी, बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली के नाटककार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। बोला है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो वह है आप लोगों के राहुल संकृत्यान जी। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब चौथे का डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपके पेपर में आने वाला है। तो इसको जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां क्या है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक के एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। यहां पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो कौन कहा था? मिश्र बंधुओं ने, याद रख लीजिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने कहा था। इसके बाद 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो इसमें से बताना है कि चारों में से कौन सी ऐसी कृति है जो रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, यह बताना है। तो वो हो जाएगा आप लोगों का कवि प्रिया। क्या हो जाएगा? कवि प्रिया। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देख लो प्रश्न संख्या 8वां कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतेंदु युग की जो विशेषता प्रवृत्ति नहीं है वो कौन नहीं है, यह बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 में का। प्रश्न संख्या 9 है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? एक नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो आपका आंसर रहेगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे जी। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10वें की तरफ। कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके बाद 11वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। 11वां प्रश्न है कि हास्य रस का अस्थाई भाव, एक नंबर के लिए है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो वो होता है हास। बहुत ज्यादा प्रश्न इंपोर्टेंट है, हर साल यह पेपर में आता है, हर साल पेपर में आता है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। इसके बाद 12वां है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है, कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। यहाँ पे सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वो होती हैं आप लोगों की कितनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों की इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, एक नंबर के लिए प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हो जाएगा अनुधन कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का अर्थ होता है, बिल्कुल इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें हो जाएगा अनुधन शासन, शासन का भी अर्थ होता है, मतलब इसमें भी प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा अनुधन वाद, वाद का भी अर्थ होता है, लेकिन जब इसको तोड़ोगे तो अनुधन तीर्ण, तीर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए सी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वां देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, मतलब नीलकंठ में कौन सा समास है, प्रश्न में यह पूछ लिया है। तो नीलकंठ में कौन सा समास है? तो वह बहुब्रीहि समास। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का बी। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 16 देखिए, कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है यह बताना है। तो हो जाएगा आप लोगों का जलज। क्या? जलज। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है कि युष्मद, युष्मद मतलब तुम। सर्वनाम शब्द का अगर हम तृतीया और एक वचन का रूप देखेंगे तो क्या होगा?
तो वो हो जाएगा आप लोगों का त्वया। क्या हो जाएगा? त्वया। बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है 1 नंबर के लिए। तो देखिए आंधी आई ये पहला सेंटेंस हो गया और हम घर भागने लगे ये दूसरा सेंटेंस हो गया, और दोनों सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो होगा यह संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पे सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व का शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, वाच्य बताना है कि इस वाक्य में वाच्य बताना है। ठीक है, तो वो जाएगा आप लोगों का कृतवाच्य। यहाँ पे ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया। कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय, मतलब अचानक क्या है। ठीक है, तो अचानक जो होगा वो एक क्रिया विशेषण है, इसलिए सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया और 20 के 20 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम आएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। देखिए यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड ब। खंड ब में रहेंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट होगा। 20 के बाद आएगा प्रश्न संख्या 21। बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आ गया गद्यांश। अब यहां पे एक बात बताऊं मैं, 2 गद्यांश आपके पेपर में रहेगा, एक आपका क वाला रहेगा, अगर क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक ख वाला रहेगा, दोनों में से कोई एक ही करना है। लेकिन फिलहाल में दोनों इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को दोनों में से कोई एक ही करना होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहले क वाला देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल आता है। ठीक है, हर साल यह पेपर में छपता है मेरे प्यारों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो यह था गद्यांश। इसके नीचे 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब तीनों ही प्रश्न कितने कितने नंबर के लिए? 2-2 नंबर के लिए है। तो चलिए एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे संदर्भ लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले खंड ब, और खंड ब में प्रश्न संख्या 21 का क, और 21 के क में भी सबसे पहले हम प्रश्न संख्या पहला देख रहे हैं, संदर्भ। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। कहने का मतलब है सिंपल कि मित्रता चैप्टर से लिया गया, और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बस इतना पॉइंट आप लिखिए, एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देंगे। इसके बाद है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया होगा, तो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका हमें क्या करना है? व्याख्या बताना है। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखोगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल लीजिएगा, इसके बाद लिखना प्रारंभ कीजिएगा कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। चीजें क्लियर हो रही है। चलिए उसका रेखांकित अंश क्या हो गया? व्याख्या हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा कि कुसंग की तुलना किससे की गई, यह बताना है कि कुसंग की तुलना किससे की गई। तो हम लोग लिखेंगे तीसरा कि गद्यांश में कुसंग की तुलना जो है एक घातक बुखार से की गई है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 21 का ख वाला। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो ये वाला करके चले आना, लेकिन यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर है, इसलिए मैं दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूं, तो दोनों आपको तैयार करना है। कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे जो लोग हैं वो जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाऊंगा। बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कह सकते हो। ठीक है, इसके नीचे भी 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों ही प्रश्न 2-2 नंबर के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं, 6 नंबर। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखोगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 का ख और 21 के ख का पहला प्रश्न जो है वो है क्या? संदर्भ। लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित जो पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है, और इसके जो लेखक है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मतलब कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इतना ही पॉइंट आपको संदर्भ में लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा।
इसके बाद है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, किस्सा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति स्यालू होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। इसका हमें क्या करना है, व्याख्या बताना है। तो देखियो व्याख्या कैसे लिखोगे, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये तो हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या अर्थात जलन का भाव भरा होता है उसके हृदय में सर्वप्रथम बुराई करने के गुण का भी जन्म हो जाता है, इसलिए वे निंदा अर्थात बुराई का ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा है। दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी बहुत ही ज्यादा कुशल होता है। ठीक है, तो यह हो गया उसके रेखांकित अंश का व्याख्या। एक क्वेश्चन और है कि स्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, इस पे भी तो 2 नंबर मिलने वाला है, तो इसका भी आंसर देखेंगे। तीसरे का कि दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी बहुत कुशल होता है, उसे लोगों की बुराई करने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। वह सोचता है कि वह बुराई के द्वारा अमुक्त व्यक्ति को सामने वालों की नजरों में गिरा के, मतलब नजरों में गिराकर बिना कोई अच्छा कर्म किए बिना कोई परिश्रम किए सम्मान का पात्र बन जाएगा और इस प्रकार वह दूसरों की बुराई पर अपनी सफलता का मार्ग खोजता है, अपितु ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। ठीक है, चीजें क्लियर है। 3 प्रश्नों का जवाब इसमें हमने दे दिया। मतलब प्रश्न 21 में दोनों महत्वपूर्ण गद्यांश हमने बता दिया, उसका आंसर भी बता दिया, नोट कर लो, याद कर लेना। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 रहेगा कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। पद्यांश की अगर हम बात करें तो पद्यांश भी 6 नंबर के लिए ही आता है, वो भी 6 नंबर के लिए ही होता है। इसमें भी 2 दिया रहता है, एक क वाला, और क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके यहाँ पे दिया होता है ख वाला। दोनों में से कोई एक ही करना होता है। हालांकि ये मॉडल पेपर है तो इसमें दोनों ही प्रश्न मैंने बहुत इंपोर्टेंट ले रखा है, दोनों ही आपको तैयार करना पड़ेगा, दोनों का ही आंसर बताऊंगा। तो पहले क वाला का देखेंगे तो क्या है कि उद्धो जाऊं तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पटियो तुम हो बीच बुलाने, व्रज नारनी सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। ठीक है, इसके बाद है कि हमसो कही लई हम सही के जीव गुनी लेहु सयाने, क अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुम हो अपनी सो बुझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठियो तब न कहूं मुस्काने। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हो। हर साल पेपर में आता है, इतना बता देता हूं कि हर साल आता है। इस मॉडल पेपर को अगर आप तैयार कर लोगे ना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसके नीचे 3 प्रश्न है, वही 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिलने वाला है। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर। इसके बाद दूसरे प्रश्न का भी जवाब दोगे तो 2 नंबर, तीसरे भी प्रश्न का जवाब दोगे तो 2 नंबर। तो एक एक करके सबका आंसर देखते हैं। पहले हम देखेंगे पहला का, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद्यांश का संदर्भ लिखना है प्रश्न संख्या 22 का क का पहला संदर्भ हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिएगा कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित और इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया ना कि इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। आगे बढ़ते हैं, पद शीर्षक से लिया गया है यह पद्यांश। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है तो 2 लाइन तक अंडरलाइन किया गया है कि हमसो कही लई हम सही के जिय गुनी लेहु सयाने, क अबला क दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। इसका हमें क्या करना है? व्याख्या बताना है, मतलब इसका हमें अर्थ बताना है। तो हम लोग लिखेंगे दूसरे का कि तुम अच्छी प्रकार से विचार कर लो कि हमसे तो ऐसा कह दिया, अब व्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत कहना। हमने तो सहन भी कर लिया, दूसरी गोपिकाएं जो हैं इसे सहन भी नहीं करेंगी। कहाँ तो हम स्त्रियां और कहाँ योग साधना की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात करो। यह हो गया उसके रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न तो और दिया है कि व्रज नारनी सो जोग कहत हो बात कर न लजाने से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर इस पे भी मिलने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि तीसरा वाला कि व्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट लिखना है। इसके बाद अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो ये वाला कर लेना, लेकिन याद तो आपको दोनों ही करने हैं कि चा नहीं मैं सुरबालों के गानों में गुथा जाऊं, चा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इछलाऊं, तुम करा कि मुझ तोड़ लेना बनमाली,
उसे पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पथ जावे वीर अनेक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारो बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो इसको। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है जो कि 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। तो चलिए इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का ख उत्तर पहला, कहेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। मतलब कि पुष्प की अभिलाषा चैप्टर से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए अंडरलाइन कहां तक किया गया था, यहां तक कि चा नहीं मैं सुरबाला के गानों में गूथा जाऊं, चा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इसका मैं क्या करना है, व्याख्या बताना था। तो चलिए इसका व्याख्या लिखेंगे हम लोग। दूसरे का है कि कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मुझे यह चाह नहीं है कि मुझे किसी सुर सुंदरी के गानों में गुथा जाए, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला के में पिरोया जाऊं तथा प्रियतमा को आकर्षित करूं। यह हो गया उसके रेखांकित अंश का व्याख्या। इसके नीचे एक प्रश्न और है, इसका भी जवाब देना है 2 नंबर के लिए कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चाह प्रकट करता है, 2 नंबर। तो इसका हम उत्तर देखेंगे, यहां पे देखिए लिखेंगे तीसरे का कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा रखती हुई कहती हैं कि हे वनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। ठीक है, उसका क्या हो गया, तीसरे प्रश्न का यह उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 23 क्या हो गया, प्रश्न संख्या 22 में 2 पद्यांश था, दोनों ही इंपोर्टेंट था, दोनों करा दिया, याद करके चले आना। इसके बाद 23वां है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत का गद्यांश आ गया और संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए आता है। 3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद पे और 2 नंबर इसके किस पे, संदर्भ पे मिलता है। इसमें भी 2 रहता है, एक क वाला और क वाला नहीं कर पाओगे एग्जाम में तो आप ख वाला कर लेना। लेकिन तो ये मॉडल पेपर है तो इसमें हम दोनों ही इंपोर्टेंट ले रखे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाए। दोनों ही लगातार कई वर्षों से आ रहे हैं तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है, तो इनको याद कर लेना। तो पहला देखो क वाला, देखो वाराणसी प्राचीन काल गए, ये तो हर साल आता है, समझ लीजिए हर साल हर सेट में आता है। तो इसका हमें क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 23 का क, तो देखो 23 का क यहाँ पे लिखा है ना कि 23 का क सबसे पहले संदर्भ है, इसके बाद हिंदी में अनुवाद। तो 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर मिल जाएगा। तो संदर्भ देखिए क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। मतलब हिंदी के संस्कृत खंड में जो संकलित वाराणसी चैप्टर है उससे लिया गया है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। और ये जो देख रहे हो इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद बता दूं तो 3 नंबर उस पर भी मिल जाएगा। तो 3 नंबर देखिए लिखोगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतवासी अपितु विदेशों से भी देश भाषा संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पे, निःशुल्क। तो ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया, 5 नंबर मिल गया। अगर ये नहीं आएगा तो ये वाला तो आ सकता है आपके पेपर में, इतना याद होगा। दोनों में से एक तो आएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं, या तो अलग अलग सेटों में दोनों ही दे सकता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकता बह वाला यहां से लेके यहां तक है, इसका भी 2 ही चीज आपको लिखना है, एक तो संदर्भ, इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद। नोट कर लो। तो प्रश्न संख्या 23 का ख का संदर्भ, यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद है। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के खंड के प्रभुत्व ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है। मतलब प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। इतना ही पॉइंट आप लिखोगे ना 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और उसका हिंदी अनुवाद देखो कैसे लिखोगे कि एक बार बहुत सारे आदमी ट्रेन में चढ़कर शहर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं, न उनका विकास हुआ और ना हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कहा है कि उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला कि हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा कि कहूंगा, किंतु पहले शर्त बदल लेनी चाहिए। यह हो गया उसके अनुवाद। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो दोनों संस्कृत का जो गद्यांश लिया हूं दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक पहला वाला वाराणसी वाला, दूसरा ये आपका एकता बह वाला, दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ।
देखो प्रश्न संख्या 24 क्या है मेरे प्यार बच्चों। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक कहिए या तो उसको संस्कृत का पद्यांश कहिए, दोनों चीज एक ही होता है, ठीक है। ये भी 5 नंबर के लिए ही होता है, सेम चीज। 3 नंबर तो इसके हिंदी अनुवाद में मिलेगा और 2 नंबर इसके संदर्भ में। इसमें भी 2 दिया है, एक क वाला नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में आप ख वाला कर लो। दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन ये मॉडल पेपर इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट में ले रखा हूं। जो हर साल आता है, ये भी हर साल आता है, और ये जो मैं दूसरा लिया हूं ये भी हर साल आता है, तो इनको जरूर से जरूर आप तैयार कर लेना। तो क वाला है सार्थो वाला, ठीक है। इसका हमें हम क्या देखेंगे, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देखने वाले। नोट करो 24 का क, तो 24 का क, प्रश्न संख्या 24 का क संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। मतलब जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। इतना ही पॉइंट लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपको कितना नंबर देगा, 2 नंबर देगा। अब इसका करोगे हिंदी में अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद करोगे तब जाके आपको 3 नंबर मिलेगा, तब टोटल 5 नंबर हो जाएगा। तो हिंदी अनुवाद में लिखोगे कि सहयात्रियों का समूह ही प्रवासी का मित्र है, गृहस्थ की पत्नी मित्र होती है, और रोगी का मित्र वैद्य, और मरने वाले का मित्र जो है वो दान है। चीजें क्लियर हैं? चलिए 5 नंबर क्लियर हो गया। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो इसको कर लेना, लेकिन या तो दोनों करना बता देता हूं कि बंधम मरणो वापी जय वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका हम देखेंगे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो प्रश्न संख्या 24 का ख, सबसे पहले संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर वीरेन पूजते नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब वीर वीरेन पूजते नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही हम क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इसमें, टोटल 5 नंबर आप लोगों को मिल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 25 बोला है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारों चो ये क्या गया, खंड काव्य। खंड काव्य 3 नंबर के लिए आता है और यह आता है जिला वाइज। मेरे प्यारों चो ध्यान दे लेना, ये आता है जिला वाइज। तो जो आपके जिला में पूछा जाएगा वही आपको करना होता है। कोई दूसरा करोगे एग्जामिनर 1 नंबर नहीं देगा, 3 में 3 नंबर गया आप लोगों का। तो ध्यान रखें कि आपके जिले में जो कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है वही आपको एग्जाम में करके आना है। नहीं मालूम है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य आपको याद करना होगा। या तो क्वेश्चन बैंक में लिखा होता है वहां पे देख लेना। तो खंड काव्य तो बहुत सारे हैं, जैसे मातृभूमि, कुछ डिस्ट्रिक्टों में मुक्तिदूत, फिर तुमुल, मेवाड़ मुकुट, इसके बाद करमवीर, कर्ण देता है, ज्योति जवाहर देता है, जय सुभाष देता है, अग्र पूजा। लेकिन सब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पूछे जाते हैं। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर से जरूर देख लेना, या तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। प्रश्न संख्या अब आ गया 26। 26 का क वाला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का तो मेरे प्यारों से जीवन परिचय आता है, वो भी लेखक का। तो 3 नंबर तो जीवन परिचय पे मिलता है और 2 नंबर इसके रचनाएं पे मिलता है। तीनों के तीनों महत्वपूर्ण ले रखा हूं, तीनों को तीनों याद कर लेना है। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, किसी एक का लिख के दिखा भी देता हूं आप लोगों को। तो चलिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख के दिखा देता हूं। चलो याद कर लो। प्रश्न संख्या 26 का क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार और साहित्यकार तथा विचारक थे। तो इतना लिखना की जरूरत नहीं है, बस लिख देना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल, जो मिर्जापुर के कानूज्ञ थे, ठीक है, कानूनज्ञ थे। और शुक्ल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ पे हुई, मिर्जापुर, याद कर लेना। उन्होंने हिंदी साहित्य में नई दिशा प्रदान की और आलोचना के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। वे नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े और हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। बाद में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए। और उनकी जो भाषा है वो सरल, प्रभावशाली और विचार प्रधान व तर्क संगत, और हिंदी आलोचना और निबंध साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक भी माना जाता है। और 2 फरवरी 1941 को वाराणसी में इनका निधन हो गया, और किंतु हिंदी साहित्य में इनका योगदान आज भी जो है वो अमर है, ठीक है। रचनाएं की अगर हम बात करें, रचनाएं भी यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ क्योंकि रचनाएं पे 2 नंबर मिलने वाले हैं, याद रखना है। तो रचनाएं इनकी जैसे महत्वपूर्ण, इनकी चिंतामणि याद कर लो, बहुत ज्यादा वायरल है। चिंतामणि यह बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है, चिंतामणि। चिंतामणि के बाद आपका एक रस मीमांसा, 2 लिख लेना, बहुत है। रस मीमांसा मेरे प्यारों चो, इनकी महत्वपूर्ण क्या है, रचना है, रस मीमांसा और चिंतामणि, ठीक है। चीजें क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए प्रश्न 26 का ख देखते हैं। देखिए एक और था पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का, ये भी याद कर लीजिएगा। तो 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो अभी हमने लेखक का देख के आया, अब एक कवि का आ गया, और कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर के लिए ही आता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे। तो यहाँ पे जो मैं ले रखा हूँ तीनों चारों के चारों महत्वपूर्ण है। महाकवि सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इतना याद कर लिया कि नहीं आप लोगों, तो काम बन जाएगा आप लोगों का। लेकिन फिर भी एक लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को, महाकवि सूरदास जी का। चलिए नोट कीजिए। तो यहां आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 26 का ख, महाकवि सूरदास जीवन परिचय। लिखेंगे कि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, और उनका जन्म कब हुआ था? 1478 में। वे जन्मांध थे। सूरदास जी महान संत एवं कवि थे तथा वल्लभाचार्य के वो क्या थे? शिष्य थे। सूर्यदास ने अपनी रचनाओं में भगवत श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम भक्ति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। उनकी भाषा व्रज भाषा थी जो सरल, मधुर और भावपूर्ण है। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सूरदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों में गिने जाते हैं, और उनकी जो कविताओं में भक्ति, प्रेम और मानवीय भावनाओं को अद्भुत संवेदन मिलता है। उनके काव्य ने हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया है, और लगभग 1583 ईस्वी में उनका निधन हो गया। सूरदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि माने जाते हैं। रचनाएं जरूर से जरूर लिखना, जैसे यहाँ पे है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहर, इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं पे आप लोगों को 2 नंबर मिलने वाला है, याद रख लेना। इसके बाद आगे है प्रश्न संख्या आपका 27। प्रश्न संख्या 27 क्या है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लो 2 नंबर का श्लोक कि बंधम मरणो वापी जयो वापी प्राज्ञा उभयतर समो वीर वीरवाओ ही वीरता है। या तो एक और याद कर लेना, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भी बहुत सिंपल है, उसको भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या, अब हम आएंगे 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 क्या बोलता है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 4 नंबर। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और दिया है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता को एक मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। ये दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रखा हूं। दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर से जरूर इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बता भी देता हूं आप लोगों को। चलिए मैं ऊपर वाला आप लोगों को बता देता हूं कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, तो इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र कैसे लिखोगे। तो सबसे पहला तो पॉइंट आपका यही होगा, सेवा में। सबसे पहले सेवा में लिखकर कामा लगाओगे। सेवा में लिखकर आप कामा लगाओगे, और कामा लगाने के बाद लिखोगे कि श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर कामा लगाओगे। उसके नीचे लिखोगे आवासीय विद्यालय लखनऊ, ठीक है। एड्रेस लिखोगे उत्तर प्रदेश। विषय में क्या लिखोगे कि हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं मंगाने हेतु, ठीक है। इसके बाद लिखोगे श्रीमान, फिर कामा लगाओगे, लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। हम विद्यालय के पुस्तकालयों में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाएं मंगाना चाहते हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषयों की पत्रिकाएं भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन हिंदी की पत्रिकाएं भी पर्याप्त मात्रा में होंगी तो हिंदी के प्रेरणादायक कहानियों व कविताओं को पढ़ने से उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और मनोरंजन भी होगा, और इस प्रकार अधिकतर विद्यार्थियों की रुचि हिंदी विषय में भी बढ़ जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने की उचित व्यवस्था करें। यहाँ पे लिख दीजिए धन्यवाद, और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखिएगा, आप यहाँ पे क ख ग घ लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नाम मेंशन नहीं किया जाता है, और कक्षा 10वीं, और यहाँ पे डेट, ठीक है। हो गया, बस इसी तरह लिखा जाता है मेरे पास, जो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर के लिए प्रश्न है, मतलब 4 प्रश्न देगा, 1 2 3 4। अब इन चारों में से कोई 2 ही प्रश्न आप लोगों को करना है। चलिए एक मजे की बात बताता हूं कि इसको मैं होमवर्क देता हूं। चलो इसको मैं होमवर्क देता हूं, नीचे वालों को भी होमवर्क देता हूं, क्योंकि नीचे वाला भी आसान है, क्योंकि आप अपने तरीके से लिखोगे। 30वां है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर, मतलब 5 में ले रखा हूं, 5 इंपॉर्टेंट है। मतलब अनुशासन का महत्व, प्रदूषण एक अभिशाप, भारतीय किसान, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, और जीवन में कंप्यूटर का महत्व, ठीक है। इसको मैं होमवर्क देता हूं। इसमें क्या देता हूं मैं? होमवर्क, इसको करने के लिए। और इस वाले को भी होमवर्क, मतलब चंद्रशेखर क आसित वीरकेन पूजिते वाराणसी नगरी इस्यम नदा कुलम स्थिता ज्ञान कुत्रम संभवती, ठीक है। तो ये जो है
यह आपका होमवर्क हो गया। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके इसका बताते हैं जवाब। अब मेरे प्यारे बच्चों यह मॉडल पेपर हो गया समाप्त। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें मैंने पिक किया है, तो इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर आप तैयार कर लेना, आपका बहुत हेल्प होगा इसमें 95% लाने के लिए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।